अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सालिसी कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी का अमल जारी रखने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अगली समाअत के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा हो जाएगा हल। सालिसी पैनल ने अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश कर दी। रिपोर्ट से मुतालिक फरीकैन की बेचैनी में इजाफा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सालिसी पैनल तश्कील दी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश कर दी। अब अदालत इस मामले की समाअत 2 अगस्त से शुरू करेगी। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी पैनल से यह भी कहा कि वो 31 जुलाई तक सालिसी के तहत क्या कुछ हुआ है उसे भी अदालत को मुत्तला करें। वाज़ेह रहे, सालिसी पैनल की तश्कील और इसकी कोशिशों पर फरीकैन की राय में इख्तलाफ था। फरीकैन ने अदालत की इस कोशिश को ठोस तस्लीम नहीं किया था और इसे वक्त की बर्बादी से ताबीर किया था। अदालत का रुख भी इस पूरे मामले में नरम ही था और इसका कहना था कि अगर सालिसी पैनल की तजवीज़ फरीकैन को मंजूर नहीं होगी तो इस पर मुस्तकिल तौर पर समाअत शुरू की जाएगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के सिलसिले में 8 मार्च को हुई अहम समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इस मसले का हल मसालिहत के जरिए निकालने की कोशिश की जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी पैनल तश्कील दी थी। अयोध्या तनाज़े का मुस्तकिल हल तलाश करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाए गए इस कदम को इंतहाई अहम करार दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के संतों ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हाँ, तो ये अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन अब डिले न किया जाए, क्योंकि डिले करने से हो सकता है कि बहुसंख्यक समाज का धैर्य अब टूटने की कगार पर है। और यदि बहुसंख्यक समाज का धैर्य टूट गया तो निश्चित रूप से फिर स्थिति बनेगी नहीं और राम मंदिर तो बन ही जाएगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों की विनम्र प्रार्थना है कि साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष होकर के, हिंदू मुसलमान को छोड़ के साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों को अब आदेश चाहिए। 2 अगस्त से सुनवाई होनी है, उससे भी न डे बाई डे हो से उसका समाधान होगा। जब तक ये केवल समय का दुरुपयोग होना है, समय पास करना है और कुछ इससे नहीं होने वाला। पुनः तारीख पे तारीख हमको मिलती रहेगी, डेट बैठेगी, 2 मिनट नहीं बैठेगी, बैठे और तुरंत जो है अगली तारीख मिल जाएगी, यही सुनवाई होना। 3 तलाक के लिए कोर्ट आदेश आ सकता है, नोटबंदी के लिए रात में 8 बजे बोल सकते हैं, वारे 56 इंच का सीना। आप तुम बोलते हैं मंच पे जय श्री राम और जितनी बात कहते हैं जय श्री राम। यूपी के सोनभद्र में जमीन तनाज़े को लेकर हुई खूनी जंग ने रियासत के नज़्म-ओ-नस्क और लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठा दिया है। तमाम अपोजिशन जमातों ने योगी सरकार की सख्त नुक्ताचीनी की है और सवाल उठाया है कि जब सारे गुंडे डर की वजह से यूपी से बाहर चले गए हैं या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, तो फिर ये जराइम की वारदात आखिर अंजाम कौन दे रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपोजिशन के इल्जामों को खारिज कर दिया और दावा किया कि योगी हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। रोज मर्डर, रोज किडनैपिंग, रेप, कहीं कोई क्राइम का ग्राफ कम हुआ होता हमें तो नजर आया नहीं। कहां से ये लोग आ रहे हैं गुंडे? अगर आपने गुंडों को यूपी से बाहर कर दिया तो क्या पूरा यूपी गुंडों का यूपी है? आखिर है कौन लोग ये कहां से आ रहे हैं? कहीं से कहीं तक कोई क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने कानून की बात करते हैं कि कानून का राज बनाएंगे, कानून नहीं बल्कि गुंडा राज पूरे उत्तर प्रदेश में है। आप मुरादाबाद मंडल की घटना ले लीजिए, संभल जिले में चंदोसी में कैदी अपनी तारीख पर आए थे कचहरी पर, उनको दिन दहाड़े मार कर 2 पुलिस वालों को और वहां पर कैदियों को छुड़ाकर वहां से लोग ले गए, बदमाश भाग गए। मैं तो चाहूंगा कि विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को स्वयं जो है एकजुट होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जो है वो उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं और उनकी एकजुटता ही उत्तर प्रदेश के में अंदर जनता को जो है सुरक्षित भावना देगी। डीजीपी परसेप्शन है, डीजीपी विवादित हो सकता है, योगी जी नहीं। मेरे हिसाब से भी डीजीपी को स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो उसे हटा देना चाहिए। एंड ऑर्डर इससे अच्छा आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं था। वो हत्या हुई है, उसके प्रति दुख है, लेकिन शीघ्र ही उसको वर्कआउट भी हो जाएंगे, तो खुला ही हुआ है और गिरफ्तारी भी हो जाएंगी।
है जहां बदमाशों के जरिए गोली मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही की शर्मनाक तस्वीर उजागर हो गई। जख्मी पुलिस एहलकारों को पुलिस महकमा एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवा पाया। जख्मी एहलकारों को एक छोटी सवारी गाड़ी में अस्पताल में डाल कर ले जाया गया। अस्पताल में ना तो कोई गद्दा मुहैया करवाया गया, न ही कोई चादर तक दी गई। ये दोनों एहलकार बदमाशों की गोली लगने के बाद शहीद हो गए और बदमाश 2 कैदियों को अपने साथ भगा कर ले गए। और वहीं यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि संभल जैसी वारदात दोबारा न हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह ने। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही, हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। 2 घटनाएं ऐसी हुई थी जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। संभल का मसला था, वहां 2 सिपाही मारे गए तो उसमें भी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह साहब मौजूद। संभल की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल ये घटना हुई जिसमें हमारे 2 जवान और 3 कैदी भाग गए। हम उस पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हमने कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमने भागे हुए अपराधियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, जिसमें एसटीएफ भी शामिल है, वो हमारी टीम कुछ दिनों में इस पर सफलता प्राप्त करेगी। एक बात और आ रही थी कि एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची तो अपने सिपाहियों की जान बच जाती। देखिए, मैं ये क्लियर कर दूं कि जब वो घायल हुए तो उनको तत्काल मेडिकल असिस्टेंस के लिए जरूरी था कि कोई भी माध्यम मिलता हम उसको तुरंत भेज दें। इस पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एम्बुलेंस नहीं था, तो एम्बुलेंस का मैं इंतजार नहीं करता क्योंकि उन दोनों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी। इसलिए जो भी माध्यम हमें मिला सड़क का और गाड़ियों का, उस पर हमने उन सिपाहियों को रखा और उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की। इसमें कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी, उस समय जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी। एक सवाल और सर कि आपने कार्रवाई भी की, आपने टीमें भी गठित की हैं, इतनी बड़ी साजिश के पीछे क्या था? अब तक कौन कौन से लोग शामिल थे, बात सामने आ पाई कुछ? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने जांच बिठा दी है। तो स्कूल इल्म हासिल करने के लिए होते हैं, लेकिन बीजेपी ने स्कूलों को भी सियासत का अखाड़ा बना दिया है। यूपी के सैयद राजा से बीजेपी एमएलए सुशील सिंह ने स्कूल के तालिब इल्मों को बीजेपी की रुकनियत दिलवाई। सिंह ने नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचकर पढ़ाई कर रहे तालिब इल्मों को इकट्ठा किया और बीजेपी की रुकनियत दिलवा दी। उन्होंने घंटे भर तक तलबा को सियासत से मुताल्लिक लेक्चर भी दे डाला और यही नहीं, एमएलए सुशील सिंह ने तलबा को बीजेपी का खंडवा पहनाया। उन्होंने बच्चों से पार्टी की पॉलिसीज पर चलने को भी कहा। ये रुकनियत 10वीं और 12वीं जमातों के तालिब इल्मों को दिलवाई गई। इस मामले में जिला इंतजामिया के हरकत में आने के बाद तफ्तीश की बात कही जा रही है। वाज़ेह है कि बीजेपी एमएलए सुशील सिंह माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इनकम टैक्स ने आनंद की करोड़ों की जायदाद को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि 2007 और 2012 के दरमियान आनंद की दौलत में कई गुना इजाफा हो गया था और इनकम टैक्स की जांच के दायरे में 1300 करोड़ की इमलाक थी। हम आपको ये भी बता दें कि आनंद 12 से ज्यादा कंपनियों के मालिक भी हैं। यूपी के रामपुर से एसपी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आजम खान और साबिक सीओ सिटी आले हसन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। किसानों की जमीन पर कब्जा करके उसे जौहर यूनिवर्सिटी की अराजी में मिलाने का इन पर इल्जाम है। आजम खान पर दफा 384, दफा 342 और दफा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आजम खान और आले हसन पर अब तक कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनके खिलाफ ये मुकदमा थाना अजीम नगर में दर्ज किए गए हैं। यूपी के दीनी मदारिस को आला हुकाम की निगरानी में रखे जाने के रियासती हुकूमत के फैसले पर दीनी मदारिस ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत अवाम पे दीनी मदारिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ मदारिस को ही सरकारी निगरानी में क्यों रखा जा रहा है। खास रिपोर्ट। यूपी की योगी हुकूमत इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के लिए वक्त वक्त पर गाइडलाइन जारी करती रही है, लेकिन पिछले दिनों रियासत के इमदाद याफ्ता और गैर इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को हुकूमत की निगरानी में रखे जाने के बयान से मदारिस के जिम्मेदारान में सख्त नाराजगी पैदा हो गई है।
हुकूमत के ऐलान के मुताबिक रियासत के तमाम अजला में दीनी मदारिस की सरगर्मियों पर आला हुक्काम अपनी निगाह रखेंगे और इसकी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को देंगे। हुकूमत के इस बयान के बाद दीनी मदारिस के जिम्मेदारान अपनी सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आपको पूरे यूपी के मदारिस के पता है कि मदारिस की इमारत कितनी बड़ी है, इस इमारत में रहने वाले के वास्ते जगह है या नहीं है। उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग होगी, हमारे ऊपर इल्ज़ाम होता है कि मदरसे वाले ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग के वास्ते बंद कमरा नहीं चाहिए, लाठी की ट्रेनिंग हो कि डंडे की ट्रेनिंग हो, इतना बड़ा हाल हो जहाँ लाठी चल सके। जहाँ लाठी का वजूद भी नहीं है वहाँ आप कह रहे हैं हम निगरानी करेंगे। जमहूरी निज़ाम में जी रहे हैं और हमारा ये हक़ है कि हम ये भी जानें कि सिर्फ मदारिस की ही निगरानी क्यों, दूसरी तालीमी जो इदारे हैं, मसलन संस्कृत मदारिस हैं और हिंदी मीडियम के मदारिस हैं, अंग्रेज़ी हैं, तमाम हॉस्टल भी चल रहा है, तमाम सारे चीज़ें चल रही हैं, तो सिर्फ हमारी ही क्यों। दीनी मदारिस के जिम्मेदारों का कहना है कि इस तरह के बयान देकर हुकूमत आम लोगों की निगाह में दीनी मदारिस को मशकूक बनाने का काम कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के इस मौक़िफ़ की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने खुलकर तायीद की है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि मदारिस में होने वाली तमाम सरगर्मियों की इत्तला हुकूमत को होनी ही चाहिए। मदरसों का उल्लेख जो है कागजों में होना चाहिए, कितने बच्चे हैं, कितने मदरसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आला अधिकारी लोग जो भी डीएम हैं, जो भी हैं, वो लोग इसका अनुमोदन करके और प्रदेश गवर्नमेंट को सूचित करें। योगी हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस को बार बार निशाने पर लिए जाने पर मदारिस के जिम्मेदारान में सख्त तशवीश पाई जाती है। मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि रियासती हुकूमत की तरफ से अगर दीनी मदारिस के ताल्लुक से इस तरह के मनफी बयानात सामने आएंगे तो इससे शरपसंद अनासिर को मदारिस और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कहीं गाय के नाम पर तो कहीं मजहब के नाम पर मुसलसल पेश आ रहे हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात ने इस मुल्क के अक़लियती तबके में न सिर्फ एक बेचैनी पैदा कर दी है बल्कि डर और खौफ के इस माहौल में अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मुल्क का ये अक़लियती तबका सरकार और समाज के किरदार पर तशवीश भी जाहिर कर रहा है। गुज़िश्ता 2 साल में फ़िरक़ेवाराना नफ़रत की बुनियाद पर पेश आई वारदातों और हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात का अगर जायज़ा लें तो इन वारदातों की तादाद 100 से ज़्यादा नज़र आती है। तशद्दुद का शिकार होने वालों में दलित और मुस्लिम हैं और इनमें भी सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है। बिलखुसूस हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाए गए मुसलमानों के मामले इखलाक, पहलू खान, समीउद्दीन तक ही नहीं रुके बल्कि अंसारी के कत्ल ने ये साबित कर दिया कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और इस मुल्क का मुसलमान अपनी हिफाजत को लेकर न सिर्फ खौफज़दा है बल्कि फिक्रमंद भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे चीफ मिनिस्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो इसी तरीके से एक अवेकनिंग पैदा करें कि नो, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। समझता हूँ इसको जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए और इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार की खामोशी, सरकार की जो चुपचाप रहने की जो आदत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की निशानदही करके ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई अमल न दोहराया जाए। वहीं अक़लियती और समाज के कमज़ोर दलित तबके के साथ हो रहे बर्ताव और पेश आ रहे तशद्दुद के वाक़यात से मुल्क का गैर मुस्लिम और सेकुलर तबका भी तशवीशनाक हालात पर अपनी फिक्र जाहिर करते हुए सरकार और फिर समाज की खामोशी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जो हरकतें हो रही हैं इनसे माइनॉरिटी के दिलो दिमाग में खौफ बैठेगा और डर बैठेगा और एक अलगाव की भावना जाएगी। अगर ये ऐसा ही रहा, इनको नहीं रोका गया, इनको दंड नहीं दिया गया, इनको सजाएं नहीं दी गई तो ये क्लैशेस में बढ़ जाएंगे और लोग आपस में लड़ने लगेंगे। गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग आपस में लड़ने लगेंगे और जिसमें माइनॉरिटीज को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में हर एक तबके और हर शहरी की हिस्सेदारी बेहद जरूरी है और समाज के किसी भी तबके के लिए डर, खौफ और तशद्दुद का माहौल मुल्क के कामयाब मुस्तकबिल के लिए हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।
दबे कुचले तबके के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें और बस्ते फराहम कर देने या फिर उन्हें एक वक्त का खाना खिला देने से तालीमी सूरत हाल तब्दील नहीं की जा सकती है। इसके लिए जरूरत है उन असबाब को समझने और हल करने की जिनकी वजह से लोग तालीम के लिए बेदार नहीं बल्कि तालीम से बेजार हो रहे हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। इब्तिदाई तालीम के हवाले से हुकूमतों के बड़े बड़े दावों और वादों के माबैन जमीनी सच्चाइयां और तलखियां बिल्कुल बरक्स मंजरनामा पेश करती हैं। देहात और कस्बात से बड़े शहरों तक सरकारी स्कूलों में पहुंचने वाले बच्चों की तादाद कम क्यों है? दरमियान में ही तालीम छोड़ने वाले बच्चों की तादाद में गैर मामूली इजाफा क्यों हो रहा है? आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद क्यों कम है? आइए इसका तफसीली जायजा लेते हैं। देहात और मज़ाफ़ात में रहने वाले तकरीबन 70% बच्चे माशी बदहाली के सबब स्कूल नहीं पहुंच पाते। तालीमी फरोग के लिए चलाई जाने वाली बेशतर सरकारी स्कीमें हकीकत में कम और कागजों पर ज्यादा चलाई जाती है। आई केयर के सर्वे के मुताबिक बहुत से गरीब माँ बाप बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि उन्हें वहाँ दोपहर का खाना मिल जाए। दरमियान में ही तालीम छोड़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़ने का सबब भी माली और माशी मुश्किलात है। गांव देहात के स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मुफ्त किताबें, बस्ते, मिड डे मील के साथ साथ बच्चों के वालिदैन को माली इमदाद पहुंचाकर इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर और बेहतर तालीम हो सकती है और हो सकती है कि हम सब लोग मिलकर प्रयास कर ही रहे हैं। अगर गार्जियंस अवेयर हो जाएं, थोड़े से बच्चों को भेजने लगें स्कूल, जो कि जो है हम लोग कई बार जो है क्षेत्र में जाते हैं और उन लोगों से ये बात कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को भेजिए। माता और पिता दोनों काम पे चले जा रहे हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं शिक्षा के लिए कोई जागरूकता नहीं दे रहे हैं कि उनको जाना है पढ़ना है, या खुद आकर वो नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कमाने की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है कि उन्हें 2 रोटी का इंतज़ाम करना है अपने शाम को, और उसको करने के चक्कर में बच्चे की पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। टीचर मीडिया के सामने कुछ बोलते हुए इसलिए डरते हैं कि अगर सच्चाई बयान कर दी गई तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तालीम से जुड़े समाजी कारकुन कैमरे के पीछे तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन कैमरे के सामने एतराफ जरा मुश्किल हो जाता है। जो लोग एक जमाने तक तालीमी पॉलिसीज बनाते रहे हैं, अहम ओहदों पर फायज रहे हैं, वो भी यही एतराफ करते नजर आ रहे हैं कि तालीमी दुश्वारियां हल करने के मंसूबे तो बने हैं, लेकिन अमल कम ही हुआ है। असल इसकी बुनियाद ये है कि गांव में जितने बच्चे लड़के होते हैं उनको कहीं ना कहीं काम पे भेजा जाता है। तो वालिदैन ये सोचते हैं कि ये लड़का बजाय स्कूल में जाने के अगर जा रहा है तो कुछ 60-70 रुपये महीना पर डे पैदा कर लेगा। तो अगर 4 लड़के हैं तो 200 रुपये आ जाएंगे। तो मेन जो है वो जो इसका कारण है, जो वजह है, वो इक़्तिसादी बदहाली है। नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन पहली शर्त गरीबी दूर करना है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मक्का रोड इनिशिएटिव को हिंदुस्तान में अगले साल से नाफिज करने पर बातचीत जारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान इन बातों की जानकारी दी और बताया कि 2030 तक हिंदुस्तान के 5 लाख आज़मीन हज को वीज़ा दिया जाएगा। खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मक्का रोड इनिशिएटिव को हिंदुस्तान में अगले बरस बरूएकार लाने पर बातचीत चल रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम किया जाना है। इन सहूलियात में इमिग्रेशन से मुताल्लिक लवाजमात को पूरा करने में आसानी पैदा करना है। इस तरह ज़ायरीन कस्टम, पासपोर्ट और सामान से मुताल्लिक तमाम क्लियरेंस हिंदुस्तान में ही पूरा करा पाएंगे और सऊदी अरब पहुंचने पर बसें इनकी मुंतजिर होंगी
और वो बिना रुकावट मक्का, मदीना होटल्स के लिए रवाना हो पाएंगे। सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर बिन सऊद बिन मोहम्मद अल सती ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान इन बातों की जानकारी दी। मक्का रोड प्रोजेक्ट पर अमलआवरी के लिए बातचीत। आज़मीन हज को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए हिंद सऊदी अरब बातचीत। 2030 तक हिंदुस्तानी आज़मीन हज की तादाद 5 लाख हो जाएगी। सऊदी अरब ने विजन 2030 का मंसूबा बनाया है। विजन 2030 के तहत हिंदुस्तानी आज़मीन की तादाद 2 गुनी से ज्यादा होगी। हिंदुस्तानी आज़मीन हज का कोटा इस वक्त 2 लाख है। मक्का रोड प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल ये सहूलियात पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के जायरीन को हासिल है। सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल सती ने कहा कि हिंदुस्तान के 11 एयरपोर्ट पर भी सहूलियात में तौसी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सन 2030 तक हिंदुस्तानी जायरीन की तादाद को 2 गुना से भी ज्यादा किया जाएगा और 2030 तक 5 लाख हिंदुस्तानी आज़मीन हज पर जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। पटना में कॉन्ट्रैक्ट टीचरों ने आज फिर जबरदस्त हंगामा किया। नाराज टीचर असेंबली का घेराव करने पहुंचे, लेकिन गुरुद्री बाग के पास पुलिस ने टीचरों को रोक दिया, जिसके बाद नाराज टीचरों ने हंगामा कर दिया और गेट तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। टीचर्स ने भी पुलिस पर पत्थर चलाए। घंटों तक बीच सड़क पर मुजाहिरीन और पुलिस के बीच तसादुम जारी रहा। सुपौल में स्कॉलरशिप की मांग कर रहे तलबा पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। तलबा स्कॉलरशिप के साथ साथ पोशाक के लिए भी रकम की मांग कर रहे थे। नाराज तलबा ने लोहिया नगर चौक को 2 घंटे से ज्यादा तक जाम रखा। नीतीश सरकार आरएसएस की जासूसी कर रही है और इस मामले पर बीजेपी में 2 गिरोह हैं। बीजेपी लीडर और बिहार हुकूमत में वजीर विनोद सिंह ने स्पेशल ब्रांच को जारी किए गए लेटर को फर्जी करार दे दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विनोद सिंह ने कहा कि नीतीश हुकूमत ने ऐसा कोई लेटर जारी ही नहीं किया। विनोद सिंह के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में इस मामलों को लेकर 2 ग्रुप हैं, क्योंकि पार्टी के दूसरे लीडर आरएसएस की जांच को लेकर जारी किए गए लेटर के बहाने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बुध के रोज एडीजी ने माना था कि आरएसएस की जांच का लेटर जारी हुआ था। वाज़ेह रहे कि 28 मई को बिहार सरकार की जानिब से स्पेशल ब्रांच को आरएसएस और उससे मुंसलिक 19 तंजीमों के अहदेदारों की तफसील जमा करने की हिदायत दी गई थी। बिहार में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाब के सबब अब तक 93 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत ने 67 हलाकतों की तस्दीक की है। मोतिहारी सैलाब से बुरी तरह से मुतासिर है, जहां पर 26 लोगों की मौत हुई है। पूर्णिया में 15, सीतामढ़ी में 13 और अररिया में 10, जबकि शिवहर में 9 लोगों की सैलाब की वजह से मौत हुई है। 5 अलग अलग मुकामात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सैलाब की तबाहकारियां हैं। सैलाब की मार झेल रही रियासत बिहार में सैलाब पर ही सियासत भी उरूज पर है। कानून साज काउंसिल के बाहर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर एहतजाज किया। आरजेडी और कांग्रेस के कई अरकान असेंबली ने सरकार पर सैलाब से निपटने में नाकामी का भी इल्जाम लगाया। बिहार में नीतीश काबीना ने फिल्म सुपर 30 देखी, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई। इसी को लेकर आरजेडी ने सरकार पर हमला किया। पार्टी के रुकने असेंबली भाई वीरेंद्र ने कहा कि एक तरफ बिहार के 13 अजला में लोग सैलाब से बेहाल हैं, बेघर हो रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। वहीं सरकार के दिफा में वजीर श्याम रजक ने कहा कि फिल्म देखना और भजन करना जाती मामला है, सैलाब को लेकर सरकार संजीदा है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। ₹1 प्रतिदिन में मिले कलर्स वाला वैल्यू पैक तो जल्द ही $16 channels, 15 languages, 26 states.
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नजरीन आदाब, शहर गुवाहाटी से मैं हूँ दीक्षिता और आप देख रहे हैं हज के ऊपर हमारे ये विशेष कार्यक्रम शहर गुवाहाटी से। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है, एक ऐसा सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। जैसे ही हज के अय्याम आते हैं, दुनिया के गोशे गोशे से फर्जंदान तौहीद फरीज़ हज की अदायगी के लिए बैतुल्लाह का सफ़र करते हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से भी आज़मीन हज के काफ़िले सूए हरम रवा दवा हैं। इस साल रियासत असम और दीगर शुमाल मशरिकी रियासतों से तकरीबन 3600 खुश नसीब आज़मीन हज इस मुक़द्दस सफ़र पर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं, जहां से ये लोग मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाएंगे। रियासती और मरकज़ी हज कमेटी के अलावा नॉर्थ ईस्ट हज रिसेप्शन कमेटी ने आज़मीन हज को वो तमाम सहूलियात फराहम करने की कोशिश की है जिनसे उनका ये मुक़द्दस सफ़र आसान हो और उस पाक सरजमीन पर पहुंचने के बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगला साल जैसा हम लोग इंतज़ाम किया है वो हाजी के लिए, इस साल भी हम लोग कोशिश कर रहा है हाजी को अच्छा से यहाँ से भेजने के लिए। इसको यहाँ में जो वेट होता है, यहाँ में इमिग्रेशन होता है, मनी एक्सचेंज होता है, वो सब कुछ हमारा जो खिदमतगार है वो हेल्प करता है। हाजी को कोई कष्ट कोई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा है और हम आशा करता है वो हम लोग हाजी को आज लास्ट दिन है, अच्छा से भेजा है, लेकिन आज भी अच्छा से जाएगा वो हम लोग दुआ करता है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, असम गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आज़मीन हज गुवाहाटी के इस हज भवन पहुंचते हैं तो हज कमेटी के अरकान और खादिमुल हुज्जाज इन आज़मीन हज का इस्तकबाल करते हैं और इनकी तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद इनके तवाम क़याम का इंतज़ाम किया जाता है। कई समाजी और मिली तंजीमें आज़मीन हज की खिदमत में पेश रहती हैं, जिनका मकसद किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं बल्कि अल्लाह के इन मेहमानों की खिदमत करके अपने रब को राज़ी करना और उस पाक परवरदिगार की रज़ा हासिल करना है। ठीक है, वो 7 तारीख से चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। आज तो खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, सब कुछ कुशल गया है। इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले खुश नसीब आज़मीन हज इन तमाम खादिमुल हज और हज कमेटी के अरकान का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह पाते। आज़मीन हज खुश हैं कि मरकज़ी और रियासती हज कमेटी ने उनके इस मुक़द्दस सफ़र के लिए इतने बेहतर इंतज़ामात किए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग सहूलियत की तरफ हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये
हौज कमेटी की तरफ से जो कुछ इंतज़ाम किया है वो भी अच्छा किया है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से वो और पब्लिक की तरफ से सब कुछ से सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग इतना अच्छा सफ़र के लिए जा रहा है, सब लोग हमको सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग सबके लिए दुआ करेंगे, हमारा पूरा हिंदुस्तान के लिए, आसाम के लिए। ऐसे 35 जिलों से 30 जिलों में बाढ़ से नौबत आ गई, इतना तकलीफ हो रहा है सब पब्लिक को, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जाके मक्का मदीना जाके इस आसाम के लिए हर तकलीफ हर समस्या समाधान हो। ये इतना मुक़द्दस और मुबारक सफ़र है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान किया करता है, लेकिन ये सादत सबको नसीब कहाँ। नज़र के सामने जब गुंबद खिज़रा हो और दिल में खाना काबा के दीदार की तड़प, तो रास्ते की परेशानियाँ किसे नज़र आती हैं। हर दिल की तमन्ना बस यही होती है कि जल्द अज जल्द उस मुक़द्दस मुकाम पर पहुँच जाएं, जहाँ रहमतों का नुज़ूल किसी मखसूस वक्त में नहीं बल्कि शब व रोज़ के हर हिस्से में हुआ करता है।